उन एनिमल्स के लिए, उन फिशेस के लिए एक बहुत ही अच्छा हैबिटेट होते हैं, बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, देखिए ये कोरल्स हैं। एक्चुअली में ये जो आपको बाहर ये कलरफुल जो नजर आ रहा है, ये सारे का सारा कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्केलेटन है इनका। इनके बीच में छोटे छोटे एनिमल्स हैं। ठीक है, अब देखिए ना कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ इस डायग्राम में, देखिए ये। ठीक है, अब ये सारे का सारा ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है। ठीक है, जैसे ये आपको देखो, मेनली आपको ये सारे का सारा कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन नजर आ रहा है। इनके बीच में छोटे छोटे ये वाले हाइड्रा की तरह के छोटे छोटे एनिमल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये पोलीफॉर्म है। ठीक है, और अब देखें जब इनकी डेथ हो जाएगी, अब डिके हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो इनका ये जो देखें बाहर ये स्केलेटन, ये ठीक है, ये स्केलेटन है, ये बच जाएगा। तो इस तरह ये यहाँ से जब ये लेयर, जब ये जो एनिमल्स हैं ये जब मर जाएंगे, तो इनका स्केलेटन यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। इनके ऊपर एक और लेयर, जो चूंकि ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत तो कर नहीं सकते, एक ही जगह पर रहेंगे, तो इनके ऊपर जो एनिमल दोबारा बनेंगे, वो फिर दोबारा जो है एक नई लेयर बना देंगे। तो इस तरह लेयरिंग होती जा रही है। ठीक है, ये एनिमल्स जो है ये मर जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी, फिर इसके ऊपर जो एनिमल पैदा होंगे वो मर जाएंगे, फिर उसके ऊपर लेयर डिपॉजिट होगी। तो इस तरह करते करते कई मिलियन साल लग जाते हैं, एक बहुत बड़ी चट्टान बन जाती है। ठीक है, तो उनको हम कोरल रीफ्स कहते हैं। अगेन देख लें कि ये देखें, ये सारे का सारा क्या है, इनका कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्केलेटन है। ठीक है, और ये जो है ये वो एनिमल है, उसके बीच में रह रहे हैं। ठीक है, और ये उनका स्टमक है, माउथ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वो पीछे डिस्कस किया है। अच्छा, एक और बात कि इनका ये स्टमक एक्चुअली में स्टमक नहीं है, जस्ट इसको स्टमक बोल दिया है क्योंकि स्टमक की तरह बिहेव कर रहा है। ये माउथ नहीं है क्योंकि ये माउथ की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया गया है। ठीक है, फिर इनकी इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं। कोरल रीफ्स, मैंने आपको बताया है कि जब कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन कैसे होती है कि ये जब एनिमल्स मर जाते हैं तो इनका जो स्केलेटन है वही सिर्फ बचता है। जैसे आप ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें कि जब हम मर जाते हैं, हमारी डेथ हो जाती है, तो जो हमारी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स हैं, जो ऑर्गेनिक पार्ट है, वो तो डिकम्पोज हो जाता है चंद दिन बाद, और पीछे जो हार्ड पार्ट है यानी कि बोन्स, वो बच जाती हैं। ठीक है, और कई एनिमल्स में तो ये कई सौ सालों तक जो है वो रहती हैं। तो इन इन एनिमल्स में भी जो सॉफ्ट पार्ट है इनका, जो वो तो जब ये एनिमल्स मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इनका जो हार्ड पार्ट यानी स्केलेटन था जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है, वो बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह बड़े बड़े रीफ्स की फॉर्मेशन होती है, तो जिनको हम कोरल रीफ्स कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैबिटेट्स होते हैं। कई थाउजेंड्स जो फिश की स्पीशीज जो है वो यहाँ पर रहती हैं, उनका घर होता है। और तकरीबन ये भी एस्टिमेट साइंटिस्ट ने लगाया कि 1 लाख स्पीशीज जो इनवर्टिब्रेट्स की हैं वो इन रीफ्स के अंदर इनहेबिट करती हैं, रहती हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि इनवर्टिब्रेट्स की और फिशेस की कितनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इन हैबिटेट्स में, कोरल्स में। तो अंदाज़ा करें कि जब हम कोरल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो क्या ज़ाहिर है ये मछलियाँ जो और इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज़ जो यहाँ रहती हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो ये बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा इसका। तो साइंटिस्ट आप बचा रहे हैं क्योंकि जितने भी दुनिया में समंदर हैं, जहां जहां पर भी कोरल्स रीफ्स की फॉर्मेशन हुई है, वहां पर बहुत सारे प्रेशियस एनिमल्स रहते हैं, वो उनका घर है। तो अगर हम कोरल्स को तबाह कर देंगे तो वो एनिमल्स भी बेघर हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। आप देखिए घरों से आने वाला सीवेज, फैक्ट्रियों से आने वाला जो वेस्ट है, ठीक है, हॉस्पिटल से ह्यूमंस जितना भी वेस्ट निकाल रहे हैं फैक्ट्रियों से, फिर घरों से जो सीवेज, और अल्टीमेटली हम जो है वो उसको समंदर में ही गिरा रहे हैं, जिसकी वजह से समंदर में जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ रहा है। तो ये जो कोरल रीफ्स हैं ये पोल्यूशन की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ठीक है, डैमेज हो सकते हैं। तो अगर ये खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो समझें कि वो बहुत सारी वहां पर जो रहने वाली मछलियां हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो वहां से गायब हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट सच हैबिटेट्स। तो एक इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है द ग्रेट बैरियर रीफ। आप देखिए ये एक मैरीन पार्क है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है ये इनको इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया है सारे का सारा, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। और देखें यहाँ पर ये जो आपको इसका कोस्टल एरिया नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये इसका सारे का सारा जो कोस्टल एरिया है,
यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए ये सारे का सारा यहाँ पर ये रीफ है, दीवार है बहुत बड़ी समंदर से बाहर आई हुई है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट और प्रेशियस स्पीसीज रहती हैं, फिशेस की और इनवर्टिब्रेट्स की। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उन्होंने यहाँ पर एक पार्क बना दिया है, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर वो नहीं होने देते, इसको डिस्टर्ब नहीं होने देते, ठीक है। तो दिस इज ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, न्यू गिनी के पास है ये। तो ये जो है ये लार्जेस्ट रीफ है जो कि दुनिया में इसको प्रिजर्व किया गया है। अब जब हम इसका ऊपर से व्यू देखते हैं तो ये हम इस तरह का नजर आ रहा होता है, ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। अच्छा, अब आते हैं इनकी बॉडी फॉर्म्स की तरफ। तो देखिए नाइडेरिया जो है इसकी दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। अब जो पॉलिप है मैंने आपको बताया है कि ये सिसाइल फॉर्म है, एक जगह पर फिक्स रहते हैं, मूव नहीं करते, हरकत नहीं करते। और मेड्यूसा जो है ये इनकी मोटाइल फॉर्म है, ये हरकत कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकते हैं। अब हम ये देखिए इनकी पिक्चर कि ये पॉलिप फॉर्म है, ये एक ही जगह पर फिक्स हो गए हैं, बस यहीं पर ये रहेंगे। जबकि ये जो है मेड्यूसा फॉर्म जो है ये मूव कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। पिक्चर को देख लें अच्छे तरीके से, यहाँ पर भी आप देखें ये मेड्यूसा है और ये इसकी पॉलिप फॉर्म है, ठीक है। अब आते हैं इनके अंदर डिफरेंस की तरफ। आपको मैंने ये पिक्चर्स दो इसलिए दिखाई हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये पॉलिप क्या होता है और मेड्यूसा क्या है, इसकी शक्ल किस तरह की होती है। आप देखिए ये जो पॉलिप है ये फिक्स ज़ूऑइड्स हैं, जबकि ये फ्री स्विमिंग है, ये पानी के अंदर आजादाना हरकत कर सकते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये साइलेंड्रिकल होते हैं आउटलाइन में, ये अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। ये देखें ये साइलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंडर की तरह का है, और ये अम्ब्रेला की तरह का है, ठीक है। टेंटिकल्स फाउंड एट द अपर एंड ऑफ द मेनोब्रियम, टेंटिकल्स अकर अलोंग द मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला। अब इसमें ये इसका माउथ है, ठीक है, और ये इसके जो टेंटिकल्स है, सिंपली अगर देखा जाए तो इसके टेंटिकल्स ऊपर हैं और उसके टेंटिकल्स नीचे हैं। अब इनका जो माउथ है वो सर्कुलर होता है, टर्मिनल है और अपराइट मेनोब्रियम। जबकि इनका माउथ जो है वो फोर साइडेड है, लाइज एट द लोअर एंड ऑफ द हैंगिंग मेनोब्रियम। मेनोब्रियम का मैं आपको जरा बताता चलूं कि देखें ये जो ट्यूब आ रही है ना बाहर, ये वाली जो ट्यूब है, ये ट्यूब, ये वाली सारी की सारी ट्यूब जो है, इस ट्यूब को हम मेनोब्रियम कहते हैं। दिस ट्यूब इज नोन एज मेनोब्रियम। इस ट्यूब के एंड पे ये वाली जो ओपनिंग है इसकी माउथ और यही इसकी एनस है। सो वो ट्यूब, ठीक है, जो माउथ या एनस में ओपन होती है उसको हम जो है वो मेनोब्रियम कहते हैं। तो इसकी मेनोब्रियम भी है और यहाँ पर भी इसकी मेनोब्रियम है, ये इसकी मेनोब्रियम है ये वाली, ठीक है, ट्यूब, और ये इसकी मेनोब्रियम है, ये इसकी ट्यूब है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। इनके अंदर जो वेलम है और सेंस ऑर्गन्स है वो एब्सेंट हैं। इनके अंदर जो है वो वेलम और मेड्यूसा है सर्कुलर वेलम एंड 8 सेंस ऑर्गन्स आर स्टेटोसिस्ट, यानी इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। पॉलिप के अंदर इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये वेलम जो है इनकी जस्ट एक बॉडी को कवर करने वाली एक छोटी सी वो एक मेम्ब्रेन होती है जो इनकी पूरी बॉडी को कवर करती है। अब जरा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं इनसे रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। मेनोब्रियम, मैंने अभी आपको बताया कि मेनोब्रियम एक ट्यूब है जिसके जो है एंड पे माउथ होता है या एनस होती है, ठीक है, सेलिब्रेट्स की। और वेलम क्या है ये भी मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी इनकी जो बॉडी है उसको कवर किया होता है कि मेम्ब्रेन ने, उसको हम जो है वो वेलम कहते हैं, ठीक है। इसकी आप पिक्चर जरा देख लीजिएगा वेलम की, आई थिंक मैं लगाना भूल गया हूँ। फिर स्टेटोसिस्ट ऐसे स्मॉल ऑर्गन्स हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं ये जो ऑर्गन लिखा हुआ है ये इनके अंदर ऑर्गन तो है नहीं है, सब जस्ट टिश्यूज हैं। तो यहाँ पर इनको ऑर्गन्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऑर्गन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये अपने इन्वायरमेंट का जो जो असेसमेंट है, वैल्यूएशन है, इन्हीं ऑर्गन की मदद से वो लगाते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स इन देम दैट कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन एनवायरमेंट और इन वाटर। जो भी एक्टिविटी पानी के अंदर हो रही है इनकी मदद से ये उसका पता लगाएंगे, ठीक है। अब पॉलिप जो है ये सिसाइल है और सिलेंड्रिकल फॉर्म है। हाइड्रा, एडमेसिया वेयर द मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक एरुला और जेलीफिशेस, ये इसी से रिलेटेड बात ही ये मैंने बताई है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं, ओबीलिया। ओबीलिया
इनका एक मेंबर है, याद रहे कि ओबीलिया इनका एक ऐसा मेंबर है जिसके अंदर पॉलिप जो है वो मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाएगी और मेड्यूसा जो है वो पॉलिप में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी मेड्यूसा और पॉलिप आपस में, ठीक है, इंटरचेंज हो सकते हैं, ये एक दूसरे की फॉर्म, यानी इनके अंदर जो पॉलिप फॉर्म है मेड्यूसा की फॉर्मेशन करेगी और मेड्यूसा जो है वो पॉलिप की फॉर्मेशन करेगी। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, लाइक जिस तरह प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये वो प्लांट्स वाली नहीं है। तो इनकी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेटाजेनेसिस किस में देखने को मिलती है, हाइड्रा में, जेलीफिशेस में, या किस में, कुछ मेंबर्स का नाम बताया जाए, तो उसका आंसर है ओबीलिया। इनके जो मेंबर ओबीलिया है उसके अंदर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। ये देखें, ये सारी की सारी ये पॉलीफॉर्म है, ये ओबीलिया का लाइफ साइकिल है। देखिए ये पॉलीफॉर्म है उसकी, और अब यहाँ पर देखें ये मेड्यूसा की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। ये जब ये मेड्यूसा बन जाएगा तो मेड्यूसा पानी में फ्रीली मूव करेगा, गैमेट्स पैदा करेगा, एग और स्पर्म पैदा करेगा, आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, लार्वा बनेगा, इससे फिर से मेड्यूसा जो पॉलीफॉर्म बनेगी, पॉलीफॉर्म फिर से मेड्यूसा की फॉर्मेशन कर रही है। सो दिस होल प्रोसेस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज नोन एज मेटाजेनेसिस। तो ये सारी की सारी क्या है, मेटाजेनेसिस है, जो कि ओबीलिया के अंदर हो रही है। इनकी जो एग्जांपल्स हैं, फाइसीलिया है, very very important, Phycelia, Portuguese man of war. Portuguese man of war is very very dangerous animal in this phylum. इसके कई अटैक्स सुनने में आते हैं, हर साल जो है कई लोग इनका शिकार बन जाते हैं। जो लोग जो बीच को विजिट करने जाते हैं तो फिर वो इनका शिकार बन जाते हैं, ठीक है। तो ये नहायत खतरनाक हैं। अगर इनके अंदर कुछ ऐसे खास स्टिंगिंग सेल्स हैं, वैसे तो सब में है लेकिन फाइसीलिया ज़्यादा डेंजरस है। जब ये कोई भी एनिमल इनके पास आता है, कोई भी इंसान इनके पास आता है, तो ये उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये अटैक ज़्यादा हो जाता है इनका, तो उससे जो इंसान है इवन वो पैरालाइज भी हो सकता है, और अगर इलाज ना हो टाइम पे तो वो मर भी सकता है। ये देखें, ये पुर्तगीज मैन ऑफ वार, ठीक है, फाइसीलिया। अब ये देखिए ये बैलून की तरह नजर आ रहे होते हैं। अक्सर बीच पे ना, समंदर के किनारे पर ये छोटे छोटे बैलून्स की फॉर्म में पड़े होते हैं। तो कुछ लोग इनको वो समझ के बैलून या कोई बड़ी खूबसूरत सी चीज समझ के इनकी तरफ जाते हैं, इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर ये इनके ऊपर अटैक करता है। ये देखिए इनके नीचे कितने खतरनाक से ये टेंटिकल्स हैं। इन टेंटिकल्स में बहुत ही खतरनाक और डेंजरस सेल्स मौजूद हैं, जो बड़े खतरनाक सा वो टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं जिस्म के अंदर। जब हम इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, बैलून समझ के इनको जब लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इस तरह होता भी है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं है क्या चीज़ है, वो जस्ट इनकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनको पकड़ते हैं, तो वही इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जब अटैक ज़्यादा सीवियर होता है तो वो उनकी, उस पर्सन जिसके ऊपर अटैक हुआ है, अगर उसका टाइम पर इलाज ना किया जाए तो पैरालाइज हो जाएगा और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। ये देखें, इस पिक्चर में आप देखें कि ये फाइसीलिया का अटैक हुआ है यहाँ पर। आप देखिए ये कितना खतरनाक है, ये इसके स्टिंग देखें, नजर आ रहे हैं ना आपको, ये सारे उसके स्टिंग थे इसके। देखिए यहाँ पर उसने इसको शायद कवर ही कर लिया था उसने सारे का सारा। तो इस तरह का अटैक होता है, तो इस अटैक की वजह से पैरालाइज हो जाता है इंसान, या उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इन दिस वे दीज आर वेरी वेरी डेंजरस एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम। फिर आ जाते हैं एडमेसिया सी एनिमोन। ये तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये सी एनिमोन, आप देख सकते हैं इनकी ब्यूटी। आप खुद भी पिक्चर्स को देखें, अक्सर वो टीवी में एनिमल प्लैनेट, नेशनल जियोग्राफिक में आपको इस तरह के एनिमल्स, वो जब समंदर के नीचे कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसी वो लगती है, ठीक है, वो बना रहे होते हैं, तो इस तरह के एनिमल्स अक्सर वो हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर। फिर आ जाते हैं पेनिट्यूला सी पेन, ठीक है, सी पेन। इसको सी पेन क्यों कहते हैं, चलें इसकी डायग्राम देखते हैं। ये देखें, पुराने ज़माने में लोग जो है ना, वो जो बर्ड्स के फैदर्स थे उनसे वो लिखते होते थे, चूंकि तब पेन तो था नहीं, तो वो उसी को जो है वो पेन बना लेते थे और उसी से वो लिखते थे। तो देखें ये उसी की तरह, उस पेन की तरह का नजर आ रहा है, इसलिए इसको सी पेन कहते हैं। ये सी फैन है। आप देखें क्यों कहा जा रहा है कि इसको सी फैन बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि ये फैन की तरह का है, ठीक है। और ये देखें, ये है ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें ह्यूमन ब्रेन की तरह का है। तो इनको जो नाम मिले हैं इनके कॉमन, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से रिजेम्बलेंस रखते हैं। ये ब्रेन कोरल है, ये सी फैन है, ये सी पेन है, ठीक है, ये सी एनिमोन है,
ये पुर्तगीज मैन ऑफ वार है, तो ये इनकी जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपने ये याद रखनी है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।